डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है हम आपको प्रतिदिन कक्षा 10 वालों के लिए जो है गणित के सवाल लगाते हैं। तो आज जो है हम लगाएंगे क्लास 10th मैथ। ये तो आपको पता ही है। एक्सरसाइज 1.2 उसका सवाल 4 से आगे के सवालों के बारे में देखेंगे, और 4 से पीछे के सवाल 1 2 3 4 जो है हम कल आपको बता चुके हैं। कक्षा 10 यानी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 इसके सवाल नंबर 1 2 3 के विषय में जो है हम आपको कल समझा चुके हैं। आपने हमारे वीडियो देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे जो है क्लास 10th मैथ सोल्यूशन। वहाँ पर जो है हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो भी हमने क्लास 10th से एक्सरसाइज 1.1 के अपलोड किए हैं वो भी मिलेंगे, 1.2 का जो पहला पार्ट अपलोड किया है वो भी मिलेगा। इसमें जो है हम ये इसका अगला पार्ट लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2, और ये प्रश्न 4 से आगे के जो प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में आपके समक्ष हल करेंगे। तो आप सही से वीडियो को देखते रहें अंत तक और सही से समझें। जहाँ पर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं। इस कोशिश हमारी रहेगी जहाँ तक भी इसी वीडियो में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, पूरा ही समझा देंगे कि आपको अगर इस टाइप का प्रश्न कहीं भी मिलेगा आपसे छूटेगा नहीं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न 4 दिया गया है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं 306 और 657। दो संख्याएं 306 और 657 है, उनका हमें एलसीएम निकालना है। अब यहाँ से आप एलसीएम निकालना जानते हैं कि 306 और 657, बस इसके जो है आप गुणनखंड करते जाएं। बाद में जो है एलसीएम बराबर जो भी गुणा है जिससे भी कटेगा हम गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो है विधि गलत है। क्यों गलत है? कि आपको दिया गया एचसीएफ 306,657 बराबर 9। अब एचसीएफ क्यों दिया गया है भाई? अगर एचसीएफ का इसमें कुछ प्रयोग नहीं है इस सवाल में, तो एचसीएफ दिया क्यों गया है? डायरेक्ट सवाल इतना दिया जाता कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, या दे दिया जाता सवाल प्रश्न नंबर 4 306, 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब सिर्फ इतना सवाल आता तब जो हम इस विधि से गुणनखंड करते, एलसीएम उसका गुणा करते, यही हमारा जो है वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिया है सवाल में कि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का एचसीएफ मासा कितना है? 9। तो 306 और 657 का एलसीएम यानी लासा ज्ञात करना है। और एचसीएफ अगर दिया गया है तो इसका कुछ तो प्रयोग होगा। तो देखिए हम इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, कैसे होगा, उस विधि से हम इसका एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो आपको एक सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं, होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ऐसे लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या लिख सकते हैं ऐसी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बराबर, इसके आगे लिखेंगे, जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको हमने सूत्र बताया है, यह सूत्र होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस विधि से जो है हम इस सवाल का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहली संख्या, तो तुम्हारा क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या क्या है? 306 इंटू दूसरी संख्या क्या है? 657 बराबर एचसीएफ कितना है? 9, और इंटू एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें निकालना है। सूत्र दिया होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो इस सूत्र को जो है याद कर लें। ये सवाल इसी सूत्र से लगेगा। हम इसका डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाल सकते। अगर डायरेक्ट एलसीएम आपने निकाल दिया है बोर्ड परीक्षा में तो आपका सवाल गलत कर दिया जाएगा। आपका आंसर सही आएगा लेकिन आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये सवाल जो है इस टाइप से लगेगा। अगर एचसीएफ दिया गया है तो क्यों एचसीएफ दिया गया है? अगर इसका प्रयोग नहीं है तो एचसीएफ क्यों दिया गया है? तो इस टाइप से इस सवाल को लगाएंगे।
अब देखिए हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो 9 हमारे गुणा में है, ये आ जाएंगे भाग में। तो 306 इंटू 657 अपान 9 और बराबर एलसीएम। आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं सही से, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, जो भी हमें जिसका मान एक्स वाई जेड किसी का मान ज्ञात करना है या जो भी हमें ज्ञात करना है वो हम इस तरफ लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, इसे भी लगा सकते हैं। तो एलसीएम बराबर हमने इसे सीधा करके लिख दिया 306 इंटू 657 और अपान 9। सही है। अब इसे जो है आप काट दें, देखो चाहे इसमें 6 3 9, इसमें भी 9 का भाग चला जाएगा, और 6 5 11 और 7 18, इसमें भी 9 का भाग चला जाएगा। तो कोई भी संख्या आप 9 से काट सकते हैं, चाहे ये काटें चाहे ये। अगर देखो इसे हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 पना 45 और 9 छाक 54, 9 सत्ते 63, बच्चे कितने हैं 2, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 तियाँ 27, कितना है 73। तो यहाँ से हमारा आएगा एलसीएम बराबर 306 इंटू 73। एलसीएम बराबर 306 इंटू 73। अब एलसीएम बराबर इसका आप गुणा कर दें, जब इसका आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338। यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये प्रश्न जो है आप समझ गए होंगे। चलिए आपको जो है दोबारा फिर रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का अगर सवाल आए आपसे छूटना नहीं चाहिए, इस टाइप का सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो देखते हैं कि दिया गया है सवाल 4, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एचसीएफ इतना दिया गया है, तो एलसीएम इसका निकालना है। तो एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ दिया गया है। अगर एचसीएफ का कहीं पर प्रयोग नहीं है तो फिर इसे दिया क्यों गया है, अगर दिया है तो इसका प्रयोग हमें करना है। तो मैं यहाँ पर हम ये सूत्र लगाएंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या दी गई है 306 इंटू दूसरी संख्या 657, एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यहाँ से देखो 9 गुणा में भाग में आ गए, तो 306 इंटू 657 और अपान 9 बराबर एलसीएम। हमने इसे सीधा करके लिख दिया कि एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 अपान 9। अब चाहे 9 से ये काट दो, 9 तियाँ 27 और 9 चौक 36, 34 आ जाएगा। 34 का गुणा आप 657 में कर दें, या 9 से इसे काट दो, 9 सत्ते 63, 2 बचे 9 तियाँ 27, या फिर 73 का गुणा 306 में कर दो। तो आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम बराबर 22,338। इस टाइप से ये सवाल लगेगा। तो आई होप ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का अगर प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, हमारी यही जो है आशा है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जैसा कि आप अपने मैथ में भी देख सकते हैं और आप जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि जांच कीजिए, प्रश्न नंबर 5 जैसा कि आप देख रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n यानी 6 की पावर n, और जहां n जो है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जो है आप जानते हैं, हम जो है आपको बता चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी जो संख्याएं गिनती के रूप में प्रयोग होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डायरेक्ट चले जाओ, यह क्या है हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं। दिया गया कि जांच कीजिए ये संख्या, ये 6 की पावर n की जगह कुछ भी हो सकता है, ये अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखते जाइए। इस सवाल में जो है लगाने के लिए कोई सूत्र नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई गुणा भाग नहीं है, सिर्फ जो है भाषा कुछ लिखनी है। तो भाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान से आप देखें और समझें कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, और आपको ध्यान होगा कि जब संख्या 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, इकाई का अंक 0। और हम आपको बता चुके हैं जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या जो है 10 से विभाजित होगी। ये हम भाज्यता के नियम में हमने बताया है। 10 से भाज्यता का नियम यही है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा वही संख्या 10 से विभाजित होगी। अब 10 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि 2 पंचे 10, 2 पंचे 10,
तो यानी वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और वो संख्या 5 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी पहले तो वो 10 से विभाजित होगी और वो संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। अगर वो संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है तो जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर 2 और 5 से विभाजित नहीं होती है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 2 और 5 से, अगर 2 से 5 से विभाजित नहीं है या 5 से 2 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या जो 10 से विभाजित नहीं होगी, जब 10 से विभाजित नहीं होगी तो उसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा, यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आपको याद रखना है। तो इसमें कुछ भाषा लिखनी है तो लिख दें। देखो यहाँ पर लिखेंगे भाई जो हमने अभी बताया है आपको कि यदि कोई संख्या का अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो तो हमने आपको बताया है कि यदि कोई भी संख्या का अंक जो है 0 पर समाप्त होगा तो हमें ज्ञात है, यहां से हम लिखेंगे हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमें ज्ञात है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, या 10 से विभाजित है 10 के हम गुणनखंड करेंगे 2 × 5, तो या 2 और दोनों से यानी 2 और 5 से विभाजित होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी। यहाँ से आप जो है ध्यान से इस भाषा को देखते जाए, आपको रटना नहीं है, समझ में आ जाएगा कि आपको मालूम है कि यदि कोई संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजित है तो वह 2 और 5 से भी विभाजित होगी। 2 और 5 से विभाजित होगी तभी तो 10 से विभाजित होगी, क्योंकि आप यहाँ से जानते होंगे 2 और 5 से क्यों विभाजित होगी, क्योंकि 10 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5, 10 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा 2 × 5, तो यानी जो संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी वही तो 10 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजितता का नियम आपको पता है कि 10 से वही संख्या विभाजित होगी और जिसके इकाई का अंक 0 है। और आपको 2 का भी नियम पता होगा विभाजितता का कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, और 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो। यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे अब जो संख्या दी गई है, क्या दी गई है 6 की पावर n, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको पता है कि अगर हम 6 के गुणनखंड करें क्या होंगे 2 × 3, 2 × 3 6, और ये घात n लगी है हमने लगा दी। अब यहां से हम अलग भी कर सकते हैं 2 × n और 3 × n कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि 6 के अगर अभाज्य गुणन करेंगे 2 × 3 और ये पावर 3 है तो हमने 3 पावर n है तो ऊपर n लगा दिया। अब 2 के ऊपर भी n लगा सकते हैं, 3 के ऊपर भी n लगा सकते हैं, क्योंकि ये नियम होता है कि m × n की पावर, अगर n टोटल की पावर n है तो m की पावर भी a कर सकते हैं, n की पावर भी a कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप ध्यान से ये भी देखें कि 2 × 3 यानी ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी, यानी 2 के पावर n है, 2 के पावर चाहे 1 हो 2 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, 5 नहीं है। और जब 5 नहीं है तो ये जो भी संख्या बनेगी वो 10 से विभाजित नहीं होगी, और जब 10 से विभाजित नहीं होगी तो उसका इकाई का अंक 0 कैसे हो सकता है, आपको ज्ञात है। तो बस यहां से आप लिख दें। ये करने के बाद बस भाषा लिखनी है, जो आपने किया है वही लिख दो कि 6 के n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं
होगी। यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। और जब 5 से 10 से कब विभाजित होगी? जब 2 और 5 दोनों से विभाजित हो। तो आपको पता है कि जब ये 5 से विभाजित नहीं होगी तो लिख देंगे यहां से, इसलिए यह संख्या 10 से भी विभाजित नहीं होगी। यह आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि यह संख्या 2 और 5 से विभाजित हो तभी तो 10 से विभाजित होगी, और ये 5 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या 10 से भी विभाजित नहीं होगी। और जब 10 से विभाजित नहीं होगी तब इस संख्या के इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता है। बस आप लिख दें, आपका सवाल लग चुका है। अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। बस यही तो आपको सवाल लगाना था। आपका सवाल जो है वो लग चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। दोबारा आप फिर समझ सकते हैं, जल्दी में देख लिए एक बार। वैसे मैंने आपको समझाया कि आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। आपका सवाल दिया गया प्रश्न नंबर 5 की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी शून्य पर समाप्त हो सकती है का मतलब यह है कि उसका इकाई का अंक शून्य होना चाहिए। अब जब इकाई का अंक शून्य है तो आपको पता है कि वो संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी। इकाई का अंक शून्य कोई भी ले लें, 500 लें, 650 लें, 820 लें, 1 लाख लें, कुछ भी लें, इकाई का अंक अगर किसी भी संख्या का शून्य है तो आप याद रखेंगे कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी। और अगर जो संख्या 10 से विभाजित है तो वो संख्या 2 और 5 से अवश्य विभाजित होगी, क्योंकि 10 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5। तो आप ये देख रहे हैं कि वही हमने लिखा है कि यदि कोई संख्या का अंक शून्य पर समाप्त हो तो हमें ज्ञात है कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर 2 × 5। अब हमने 6 की पावर n के बाद गुणनखंड किए तो 2 × 3 की पावर n, इसे अलग अलग कर सकते हैं। यहां से आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए यह संख्या 10 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 से तो विभाजित है लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। और 10 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 5 से विभाजित होगी। तो यहां से बस हम कह सकते हैं कि अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही तो आपका आंसर हो गया, यही आपको लगाना था। तो देखो, इसमें गुणा भाग कुछ करना है, कुछ भी नहीं, कोई सूत्र नहीं लगा है, सिर्फ जो है भाषा लिखनी है। भाषा भी इतनी सरल है जो आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 6 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अपनी गणित की किताब में भी देख सकते हैं और जो है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, यानी प्रश्न 6। व्याख्या कीजिए कि यह संख्या दी गई है और यह संख्या भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं? यानी भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये तो सवाल ने ही कह दिया कि ये भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो यहां से आपको भाज्य संख्या की परिभाषा मालूम होगी कि भाज्य संख्या क्या होती है। हमने आपको बताया है, हमारा वीडियो ये पढ़ा है। भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्याएं, ये क्या होती हैं, इनकी परिभाषाएं आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो फिर भी हम बता देते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, कि वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी एक तो हर एक संख्या विभाजित होती है, एक ऐसा अंक है जो प्रत्येक संख्या को विभाजित कर सकता है। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, और स्वयं यानी अपने से भी हर एक संख्या विभाजित हो जाएगी। मान लिया हमने संख्या ले ली 5 या 7, 11, कुछ भी संख्या ले लिए, 13 है। 13 देखो 1 से तो विभाजित है,
और 13 यानी स्वयं 13 से भी विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो, ये आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो वह अभाज्य संख्या होती है, या तो एक से विभाजित हो या स्वयं से। और भाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो वह जो है कहलाती है भाज्य संख्या, वह कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। तो बस यही आपको दिखाना है, ये संख्या दी गई है, इसे आप इस टाइप से हल करें कि हमें यह दिखाना है, ये तो सवाल ने कह दिया कि ये भाज्य संख्याएं हैं और भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो हमें यह दिखाना है कि यह जो संख्या दी गई है ये एक से तो विभाजित हो रही है और स्वयं से तो हर एक संख्या विभाजित होती है, और एक जो यह जो है वो एक दूसरी संख्या से भी अवश्य विभाजित हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो चलिए हम पहली संख्या लिखते हैं। पहली संख्या दी गई है कि 7 × 11 × 13 और प्लस 13। यहाँ से देखें दो पद है, ये तो एक ही पद माना जाएगा क्यों गुणे का निशान है, गुणे का निशान एक ही पद है, एक ही में कंबाइंड है, गुणा कर सकते हैं, प्लस या माइनस से अलग पद बनता है। तो इसमें हमने 13 को कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा 7 × 11 प्लस ये 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा है 1। ये लेंगे 13, ये 11 7 7 77 होते हैं और प्लस 1, और ये 13 इंटू यहाँ पर ये हटेगा, इंटू का निशान लगता है। तो यह यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 77 में एक जोड़ेंगे तो शायद 78 हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। अब देखो ये गुणा करने पर जो भी संख्या बनेगी, इसके गुणा करने पर जो भी संख्या बनेगी तो वह एक से तो विभाजित होगी और स्वयं से भी विभाजित होगी, लेकिन देखो वो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगी। देखो इसमें 13 का गुणा है तो ये संख्या 13 से भी विभाजित होगी। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये इकाई का अंक सम है तो ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी। अगर इसे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 39 दूना 78, और 39 ये 3 से भी विभाजित होगी, 3 दूनी 6 6 18, और ये 6 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या देखो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो रही है। यहाँ से इसका गुणा करके भी आप लिख सकते हैं, इसका गुणा करके भी आप लिख सकते हैं, और अगर ना लिखें तो आपको कोई जरूरत नहीं, आप यहीं पर जो है छोड़ सकते हैं, इस संख्या को यहीं पर छोड़ सकते हैं, और बस इसके बाद जो है भाषा लिखनी है वो लिख दें। ये संख्या भाज्य है, तो सवाल नहीं कहा है, आप भी देख सकते हैं क्यों भाज्य, तो लिख दें चूंकि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या जैसे एक से और स्वयं से तो हो रही है, किसी अन्य संख्या जैसे 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 6 से भी होगी, जैसे इतने से विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो लिख सकते हैं अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब ये तो सवाल ने ही कहा है कि ये एक भाज्य संख्या है, सिर्फ आपको ये सिद्ध करना था, दिखाना था कि ये भाज्य संख्या क्यों है, कैसे है। तो देख सकते हैं आपको ये संख्या दी गई है, इसमें हमने 13 को कॉमन लिया, ये बच्चा है 13 या 11 से 77 प्लस 1, ये 13 इंटू ये 78, इसका गुणा करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं किया है तब भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गुणा करने से जो संख्या बनेगी वो संख्या 13 से भी विभाजित होगी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13 भी लिख सकते हैं कामा में, तो वो संख्या 13 से भी विभाजित होगी, और आप देख रहे हैं 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 13 छंग 78 यानी 6 से भी विभाजित होगी। तो बस आपने लिख दिया कि चूंकि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या जैसे 2, 3, 6, 13 से विभाजित हो रही है, या विभाजित होगी लिख सकते हैं, या यहां से लिख सकते हैं विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है। ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस बन जाता है, यह है अपनी भाषा में आपको लिखना है, जैसे भी भाषा में लिख सकते हैं, जितना अच्छा सेंटेंस बने, जितना अच्छा लगे वैसे लिखो कि चूंकि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या जैसे 2, 3, 6, 18 से विभाजित हो रही है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। और यही तो भाज्य संख्या की परिभाषा है
कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अवध से विभाजित हो उसी को तो हम कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक और संख्या दी गई है, इसी में दी गई है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। इस संख्या को देखना है ये भाज्य या नहीं। तो इसमें देखो 5 कॉमन है, तो बचेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1। यहां से देखो ये 5, इसका ये गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 और +1, तो ये 5 इंटू ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1009। क्या संख्या बनी है? 1009। अब यहां से आप चाहे गुणा कर सकते हैं या गुणा ना करें, कोई जरूरत नहीं है। अगर गुणा करेंगे 5 ने 45 और 5 एकन 5, ये संख्या आ जाएगी अगर आप गुणा करेंगे। और अगर आप गुणा ना भी करें, क्यों, आपको गुणा से मतलब नहीं है, आपको ये बताना ये संख्या भाज्य है या नहीं है। तो आप यहां से देख रहे होंगे ये संख्या लो या ये 1 से तो विभाजित होगी और स्वयं से तो विभाजित, सभी संख्याएं स्वयं से विभाजित होंगी। उसके बाद किसी एक संख्या से, जरूरी नहीं 10 संख्याओं से, किसी एक संख्या से अवश्य विभाजित हो, तो आप देख रहे होंगे ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी। ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी। तो देखो 1 से विभाजित हो रही है, स्वयं से विभाजित हो रही है, और यह संख्या 5 से भी विभाजित हो रही है। अतः यह जो है भाज्य संख्या है। बस आपको भाषा लिखनी है तो लिख दो। चूंकि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या जैसे 5 से विभाजित हो रही है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। बस आपका सवाल लग चुका है। चलिए एक बार आप फिर समझ लें। ये संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है, तो इसमें देखो हमने ये 5 कॉमन ले लिया, तो ये 5 को हटा दो, ये संख्या लिख ली, +1 यहाँ बचा है। इसका आप गुणा करके देख लें, इतना आएगा +1। ये 5 इंटू जोड़ेंगे 1009, इसका गुणा करो या यहीं पर छोड़ दो। गुणा किया हमने, ये आ गया। आप देख रहे होंगे 1 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, और ये 5 से भी विभाजित है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस भाषा लिखनी है। चूंकि यह संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या जैसे 5 से विभाजित हो रही है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो आई होप ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो 101% आपसे ये प्रश्न नहीं छूटेगा। कोशिश तो मैंने पूरी की है कि ये प्रश्न अगर आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आप सही से समझें और वीडियो को जो है अंत तक देखते रहें, और ध्यान रखेंगे हमारे चैनल गंगापा जंक्शन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हम कभी भी लाइव आएंगे या इस चैनल से जुड़ेंगे या इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे जो है तुरंत देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। वही कहा जाता है कि निकला खोदा पहाड़ निकली चूहिया। की देखने में तो पहाड़ था, लेकिन जो है जब उसे खोदा तो निकली चूहिया। तो देखते हैं, आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा सवाल है। पूरे पेज में सवाल ही आ गया है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत बड़ा सवाल है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे लगाएंगे तो ये सेकेंडों में लगेगा। बहुत छोटा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या दिया गया है कि एक जो है खेल का मैदान है वृत्ताकार। आप वृत्ताकार जानते हैं या नहीं? वृत्त के आकार का
ये है। अब इस जो है मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया, यानी सोनिया और रवि, मान लीजिए ये स्थान है, यहाँ पर ही सोनिया है और यहाँ पर ही रवि है, ये दोनों जो है एक ही स्थान पर हैं। सवाल ने कहा एक ही स्थान पर और एक ही दिशा में, मान लिया ये इस दिशा में चक्कर लगाते हैं, इस दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो ये सोनिया और रवि एक स्थान पर हैं, उस दिशा एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया को चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। थोड़ी जो है तेज चल रही होगी। और रवि को जो है वो लगते हैं 12 मिनट। रवि को जो है वो 12 मिनट इस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में लगते हैं और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। और सवाल पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो जो यहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, यहीं पर जो है पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वो पुनः, अब यहां पर नहीं कितने समय बाद सोनिया अपने स्थान पर आएगी या कितने समय बाद रवि अपने स्थान पर आएगा, नहीं, यह पूछा गया कि कितने समय बाद दोनों, क्योंकि आप यहां से देख रहे होंगे कि एक को 18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में, एक को 12 मिनट लगते हैं, क्योंकि एक तेज चल रहा है एक धीमे चल रहा है। और यहां से पूछा गया कि कितने समय बाद दोनों उसी स्थान पर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। जी हाँ, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, बस आपका सवाल लग गया है। तो देखो एलसीएम यानी उससे सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब ये सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा तो ये डायरेक्ट ऐसे एलसीएम नहीं निकालेंगे, पहले आप लिखेंगे कि वृत्ताकार मैदान का, या चलो हम लिख देते हैं वृत्ताकार, लिख दो, एक वृत्ताकार मैदान का, एक वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट। कितने लगे हैं? 18 मिनट। ये बोर्ड परीक्षा में आ जाए। वैसे तो आप 18-12 का एलसीएम निकालें, बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा, 18-12 36। लेकिन ये हम आपको समझा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में अगर सवाल ये आता है तो कैसे लगाएंगे। तो लिखेंगे क्योंकि एक वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ये लिखने के बाद अब आप जो है इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 18, ये 2 से काटेंगे, 2 नियम शायद 18 होते हैं, 2 छंगे 12, फिर 2 से काटेंगे, 9 कटेंगे नहीं, 2 तियां 6, 3 से काटेंगे, 3 तियां 9, 3 एकन 3, फिर 3 एकन 3 और ये 1। यहाँ से निकालेंगे एलसीएम बराबर, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो ये 2 दूनी 4 तियां 12, 12 तियां 36। कितना एलसीएम निकल के आया है? 36। तो बस आप यहां से लिख देंगे। अतः आपका सवाल लग चुका है। अतः सोनिया और रवि को नहीं, कितने समय बाद मिलेंगे ये है। तो अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस आपका जो है सवाल लग चुका है। जैसा कि आप एक बार फिर देख सकते हैं, यह सवाल दिया गया है। सवाल तो देखने में बहुत बड़ा है, सही है। सवाल अपने गणित में देख सकते हैं।
सिर्फ इसका हल देखिए, बोर्ड परीक्षा में आता है तो लिखेंगे चूंकि एक वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट और उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। पूछा गया है कि जो है दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो हमने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, सॉरी एलसीएम निकाला है, वो आया है 36। तो यहां से लिख सकते हैं अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस आपका सवाल जो है लग चुका है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये नहीं, आपको जो भी हमने ये प्रश्न बताए हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। यानी इस प्रश्नावली जो है, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आप अपने गणित में भी देख सकते हैं, इसमें सिर्फ जो है 7 सवाल थे। और मिलेंगे अगले वीडियो में आपको जो है 1.3 एक्सरसाइज 1.3।